नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज अनुरोध करता हूँ रूलिंग और अपोजिशन दोनों पार्टियों के माननीय सांसदों से कि संघ लोक सेवा आयोग 2025 के पीटी के लिए जो फॉर्म निकले हैं उसमें अन्य वर्गों को तो थोड़ी कम कठिनाई है, लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग चूँकि क्रीमी का मामला है, उसके कई क्राइटेरियाज हैं जिसके कारण देश भर के अदर बैकवर्ड क्लासेस के कैंडिडेट को फॉर्म भरने में कठिनाइयाँ आ रही हैं। मैंने एक वीडियो जारी किया था वेल्थ टैक्स को लेकर, लेकिन आज कुछ अन्य बातें भी मैं चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है, न केवल इस साल के लिए वरन यूपीएससी सहित सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग या भारत सरकार का एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी और सभी राज्यों की जो सबऑर्डिनेट कमीशंस हैं, यूनिवर्सिटी कमीशंस हैं, उनके लिए जो भी अपॉइंटिंग और रिक्रूटिंग बॉडीज हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। इस बार चूँकि गत वर्ष एक पूजा खेड़कर का मामला पूरे देश में आया, वो इतना हाईलाइटेड हुआ कि संघ लोक सेवा आयोग ने सावधानी बरतने के क्रम में पीटी के फॉर्म को काफ़ी एग्जॉस्टिव बना दिया है। खैर ठीक है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं खासकर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो मैं चर्चा करना चाहूँगा। क्योंकि 11 पेज उसमें जो मुझे एक कैंडिडेट ने भेजा है, उसमें 11 पेज ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए डिफरेंट टाइप के इन्फॉर्मेशंस हैं। मैं सभी पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जैसे एक जगह लिखा हुआ है कि फादर मदर का डेट ऑफ बर्थ, मुझे पता नहीं इसकी क्या आवश्यकता है। ये निश्चित तौर पर यूपीएससी को विचार करना चाहिए। जहाँ पर यह मांगा गया है कि फादर मदर का यदि पैन कार्ड है तो पैन नंबर दीजिए, मेरा अनुरोध है कि यूपीएससी को इसमें ज़रूर दर्ज करना चाहिए कि जिनके पास पैन नहीं है उनको सीधे नो लिख देने की आवश्यकता है, ऊपर में ही लिखा होना चाहिए था। क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि देश में लाखों लाख ऐसे कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं जो बहुत गरीब परिवार से आते हैं, काफ़ी पुअर उनका बैकग्राउंड है। वो रिक्शा चालकों के बच्चे हैं, ऑटो चालकों के बच्चे हैं, ठेला मजदूरों के बच्चे हैं, रेहड़ी मजदूरों के बच्चे हैं, गीग वर्कर्स के बच्चे हैं, जो सड़क के किनारे सब्जियां बेचते हैं, उनके बच्चे हैं। उनके माता पिता के पास तो पैन नंबर होने का सवाल भी नहीं है। बहुत ऐसे जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं जिनके पिता के नाम से पैन नंबर है, लेकिन माता के नाम से जनरली ज़्यादातर परिवारों में माता के नाम से पैन नंबर नहीं। इसमें भी थोड़ा सा और आसान करने की ज़रूरत होनी चाहिए। एक जगह लिखा हुआ है कि आपके माता या पिता जो भी हैं अगर सर्विस में हैं तो सीपीएससी में हो सकते हैं, स्टेट पीएसयू में हो सकते हैं, ऑटोनोमस बॉडी में हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हो सकते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स वगैरह में भी हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये प्रश्न उसमें लिखा गया है कि अगर ऐसे इंस्टीट्यूशंस में हैं जिनका इक्विवेलेंस की ज़रूरत है तो उसका आप नोटिफिकेशन दीजिए। मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन डालने की जिम्मेवारी क्या कैंडिडेट पर दिया जाना कहाँ तक युक्ति संगत है, ये निश्चित तौर पर मेरा अनुरोध होगा यूपीएससी को इस पर विचार करना चाहिए आगे के वर्षों के लिए। साथ ही एक जगह जैसे पूछा गया कि इरिगेटेड और अनइरिगेटेड लैंड कितने हैं फादर के पास, उनके नाम से, मदर के नाम से और बच्चों के नाम से, और स्टैट्यूटरी लिमिट क्या है वहाँ का। मेरा अनुरोध होगा कि स्टैट्यूटरी लिमिट, मुझे नहीं लगता कि कैंडिडेट को इस बात की जानकारी होगी, और बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जो
देश के कोने कोने से निकलकर बहुत मन कहिए कि गार्जियन पर भार देकर अपने भविष्य के लिए वो दिल्ली में तैयारी करते हैं, मुंबई में तैयारी करते हैं, चेन्नई में तैयारी करते हैं, इलाहाबाद में तैयारी करते हैं, कोलकाता में तैयारी करते हैं। तो अपने इलाके का स्टैट्यूटरी और प्रत्येक कार्यालय में सर्टिफिकेट बनाना या इस तरह का इन्फॉर्मेशन मांगना कितना दुरूह कार्य है, हम लोग सरकारी सेवा में रहकर देखते आए हैं। ये कैंडिडेट से पूछा जाना कि स्टैट्यूटरी लिमिट क्या है, ये तो जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इशू करेगा जो अथॉरिटी, ये उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। दूसरा कि 3 वर्ष का ITR की बात है, मैंडेटरी है मैंडेटरी नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसमें एक लाइन स्पष्ट होना चाहिए कि यदि जिनके गार्जियन ITR नहीं भरते हैं, जिनके माता पिता, उनके लिए ये भरना मैंडेटरी नहीं है, या अपलोड करना संभव ही नहीं है। इसके बाद एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसमें यह पूछा गया है कि वेदर द वेल्थ हेल्ड इज एबव द एग्जम्पशन लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड इन वेल्थ टैक्स एक्ट। इस पर मैंने एक वीडियो भी जारी किया था। जब भारत में वेल्थ टैक्स एबोलिश हो गया 16-17 से, 1 अप्रैल 2016 से वेल्थ टैक्स है ही नहीं, तो कैंडिडेट से ये पूछा जाना, चूँकि 1993 का जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसमें जो इनकम और वेल्थ टेस्ट है उसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडिंग 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स का इनकम और वेल्थ। तो जब वेल्थ टैक्स नहीं है तो इसमें कि लिमिट से बाहर हैं या नहीं, ये कैंडिडेट के लिए पता लगाना बहुत ही कठिन है। जो दर्जनों कैंडिडेट्स ने क्वेरी की है, तो उससे मुझे लगता है कि शायद पूरे देश में खासकर ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के साथ ये बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई। ये कैंडिडेट घबरा रहे हैं कि मेरे पास एक घर है आवासीय, 4 डिसमिल का प्लॉट है, ऐसी वो क्वेरी कर रहे हैं। वो कहता है कि मेरे परिवार के पास 2 एकड़ ज़मीन है, तो अब अगर स्टैट्यूटरी लिमिट कहीं से वो पता लगाता है तब वो पूछता है कि इसमें माने ये जो लिमिट है ये परिवार का है या अलग अलग सभी सदस्यों का है। अब इतना टीडियस हो जाना है इस मामले में, मैं तो समझता हूँ कि यह जवाबदेही एक पूजा खटकर के मामले को लेकर अगर इस तरह की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर यह जवाबदेही दी जानी चाहिए जो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी हैं, जो EWS सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी हैं, जो SC/ST के सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी हैं, जो दिव्यांग के इशूइंग अथॉरिटी हैं, उन पर यह जवाबदेही होनी चाहिए कि सर्टिफिकेट सही है। और ओबीसी एनसीएल में चूँकि बहुत से पॉइंट्स हैं, 1993 के ऑफिस मेमोरेंडम जो 8 सितंबर 1993 का है कि क्रीमी लेयर किस किस स्टेटस में होगा, तो वैसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। और एक चीज़ मैं और रिक्वेस्ट करूँगा यूपीएससी से भी कि एक लाइन उसमें ज़रूर स्पष्ट होना चाहिए, कहीं ना कहीं इसका प्रावधान होना चाहिए कि जिनके माता पिता अगर गवर्नमेंट सर्विस में हैं या वैसे इंस्टीट्यूशंस में हैं जिनका इक्विवेलेंस हो गया है, तो उनके लिए सैलरी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि वो तो मतलब ही नहीं है, पोस्ट स्टेटस से होता है। दूसरा कि एग्रीकल्चर के लिए तो स्पष्ट ये करना चाहिए कि एग्रीकल्चर इनकम मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। इस पर मेरा एक अनुरोध है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए, यूपीएससी के स्तर पर भी, डीओपीटी के स्तर पर भी, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के स्तर पर भी। अब मैं चूँकि इस बार इतनी दिक्कत हो रही है फॉर्म भरने में, खासकर ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट को, तो मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा डीओपीटी से भी और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से भी और सभी स्टेट गवर्नमेंट के जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हैं या पर्सोनल डिपार्टमेंट से हैं कि क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो गवर्नमेंट एडेड
स्कूल्स हैं, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनके पदों का इक्विवेलेंस अगर वर्ष 1993 से अभी तक नहीं हुआ, कुछ संस्थाओं को छोड़कर, तो इनकी जवाबदेही किनकी? मैं देश के सभी अदर बैकवर्ड क्लासेस एमपीज से, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों या अपोजिशन पार्टीज़ को, उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि प्राइवेट संस्थान का आज तक 32 साल के बाद भी इक्विवेलेंस नहीं होना, यूनिवर्सिटीज़ के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का इक्विवेलेंस नहीं होना, एडेड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो स्कूल हों, अन्य संस्थाएं हों या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हों, इस तरह की संस्थाओं का, और भी संस्थाएं हो सकती हैं, स्टेट के पीएसयूज हैं, इनका अभी तक नहीं होना, क्या इसके लिए कैंडिडेट सफ़र करे? यह सही है? निश्चित तौर पर यह जिम्मेवारी डीओपीटी की है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की है, और यूनिवर्सिटीज़ के लिए हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री की है, यूजीसी की है, और स्टेट पीएसयूज के लिए सभी स्टेट गवर्नमेंट की है। तो सभी जगह इस मामले को उठाने की ज़रूरत है। लोकसभा में, राज्यसभा में इन मामलों को उठाने की ज़रूरत है। सभी राज्यों के विधानसभाओं में, विधान परिषदों में उठाने की ज़रूरत है कि जिन भी संस्थाओं के पदों का गवर्नमेंट सेक्टर के ABCD ग्रुप के साथ इक्विवेलेंस नहीं हुआ है, जल्द से जल्द इसे किया जाए, ताकि OBC NCL कैंडिडेट का प्रॉब्लम खत्म हो। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ BSNL ने अपना इक्विवेलेंस किया और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2017 ईस्वी में किया, जिसके कारण जो सरकारी बैंक हैं, जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके पदों का इक्विवेलेंस हुआ। हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने भी 2017 में किया, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल देखा, चूँकि मेरे व्हाट्सएप पर एक कैंडिडेट का भेजा किसी ने, वो कैंडिडेट है श्री राकेश कुमार सिंह, रोल नंबर 15/22/756 कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2021 में रैंक इसका 487 था, लेकिन डीओपीटी ने अभी तक इसको नौकरी अलॉट नहीं किया। इनके पिता कोल इंडिया में ओवरमैन में आए थे, जो ग्रुप सी के ही इक्विवेलेंट पोस्ट होगा 1987 में, और प्रमोशन उनको 42 साल की उम्र में हुआ था, जैसा कि मैंने देखा उस व्हाट्सएप पर 2000। अगर ये बात सही है तो इसका मतलब है कि जो 2017 में हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने इक्विवेलेंस किया कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट एट द बोर्ड लेवल और बिलो बोर्ड लेवल विल बी ट्रीटेड एज क्रिमिलेयर, इसका मतलब कि ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट नॉन क्रिमिलेयर है। तो अब यदि हेवी इंडस्ट्री का ये एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव का फार्मूला कोल इंडिया पर लागू नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि देश की जो लगभग 250 CPSE हैं, तो अब ये क्लियर होना चाहिए कि हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का जो ये पत्र है इक्विवेलेंस का, वो किन किन संस्थाओं पर लागू है, और अन्य संस्थाओं में यदि अब तक नहीं हुआ इक्विवेलेंस, तो इनके लिए दोषी कौन? तो मेरा अनुरोध होगा डीओपीटी से भी, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से भी और यूपीएससी से भी कि OBC NCL कैंडिडेट्स की समस्याओं को देखते हुए जो भी संभव सुधार हो सकता हो और जो इक्विवेलेंस बाकी है वो करवाने की व्यवस्था कराई जाए, ताकि पूरे देश में ये भ्रम की स्थिति खत्म हो। और स्पेशली प्राइवेट सेक्टर का, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी PSUs हैं, यूनिवर्सिटीज़ का, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स का, एडेड स्कूल्स का, ये तो होना बहुत ही आवश्यक है। पुनः मैं अनुरोध करता हूँ सभी अदर बैकवर्ड क्लासेस MPs से, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हों, इनको DOPT के स्तर पे, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के स्तर पे अवश्य उठाया जाए और इन कामों को कराया जाए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।